अस्सलाम नाज़रीन, फ़्लड की सिचुएशन और बुरी हो गई है। आपको सरकार जो मर्ज़ी कहे आपने उसको बिलीव नहीं करना। मैं ये वही सरकार है जो कह रही थी कि हमने सिचुएशन कंट्रोल में रखी हुई है। अलीम खान साहब मरीम नवाज़ साहिबा के साथ, मरीम औरंगज़ेब के साथ कश्ती में रावी का सफ़र करते हैं और 24 घंटे बाद पानी जो है वो पार्क व्यू में दाखिल हो जाता है। इन्हें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। ये इस वक्त से फ़ोटो ऑप्स के प्रोसेस के अंदर है। दैट्स ऑल दे आर डूइंग। इंडिया ने 8 लाख क्यूसेक पानी और रिलीज़ कर दिया और उनकी भी मजबूरी है। आपको गवर्नमेंट से दो नैरेटिव मिल रहे हैं। एक, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम, हमें तो पता था ये होगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि जनाब ये सब कुछ इंडिया कर रहा है। ये दोनों बातें बेक वक्त सच नहीं हो सकती। आप हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के एरियाज़ इंडिया में देखें तो वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा खौफनाक फ्लड आया हुआ है। वहाँ की गवर्नमेंट भी हाथ पैर मार रही है जान बचाने के लिए। ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट तैयार थी इस फ्लड की, ना इंडियाई गवर्नमेंट तैयार थी इस फ्लड के लिए। और जो डैम होता है, उसका जो रेजरवायर होता है, वो अपनी कैपेसिटी ज़्यादा पानी रख नहीं सकता। तो इंडिया ने ये नहीं किया कि पहले उन्होंने सारे इलाके फ्लड होने दिए, डैम में पानी बनाया है और फिर उसने एकदम से पाकिस्तान की रिलीज़ किया। इस वक्त किसी के कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है। रादन रियासत हमारे से सच बोले, हमें गाइड करे क्या होना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पिग पे लिपस्टिक लगा रही है। कहावत है, पुटिंग लिपस्टिक ऑन ए पिग। सिर्फ एक प्रॉब्लम को ड्रेसअप करके अपनी एफिशिएंसी आपको टांग रही है। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है आपके वाटर लेवल्स की, तो चिनाब में फ़्लो 4,80,000 क्यूसेक है, जो शाम तक इंडिया के पानी की रिलीज की वजह से 7 लाख क्यूसेक पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपने चिनाब की एम्बैंकमेंट फाड़ी थी वो भी थोड़ी हो जाएगी, पानी ओवरफ्लो करेगा, डेवस्टेशन मज़ीद होगी। बल्लो की रावी यानी रावी एट बल्लो की पॉइंट 1,68,000 क्यूसेक पे एक्सट्रीमली हाई फ्लड रिस्क पे, ठीक है। सतलुज 2.5 लाख क्यूसेक पे है। 1 मिलियन क्यूसेक पानी हेड पंज नद पे पहुंचेगा, उसकी कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा, सितंबर 2 और 3 के दरमियान, जिसके बाद सिंध के अंदर एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू होगा। सिंध गवर्नमेंट कहती है 7 से 8 लाख क्यूसेक आएगा। आपका नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहता है जनाब तकरीबन 11 लाख से 12 लाख क्यूसेक पानी वहाँ जाएगा। तो इसके जो आप डेवस्टेशन के लेवल्स हैं सिंध में, वो अनफेदमेबल होंगे। उसकी वजह ये है कि पंजाब के अंदर तो 5 ट्रिब्यूटरीज़ में पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ भी नहीं हो पा रहा। वहाँ पे एक इंडस के अंदर से जो तबाही होगी वो एस्ट्रोनॉमिकल है। जो टोटल कुल मिला के इस वक्त कॉन्फर्मेशन सरकार की तरफ से आ रही हैं कि 33 लोग शहीद हो चुके हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं और 2200 गाँव सबमर्ज्ड हैं। ये जो इंडिया से नई वेव आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 1500 से 1700 गाँव मज़ीद सबमर्ज हो जाएंगे। और ये जो 2 मिलियन का फिगर आपको आज दिया जा रहा है, हम आपको आज बता दें कि ये फिगर इनएक्यूरेट है कम्प्लीटली। क्योंकि अफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? आपका घर तबाह हो गया, सबमर्ज हो गया, आपका जानवर ज़ाया हो गया, आपकी खेत ज़ाया हो गया, अर्बन फ्लडिंग में आपकी तबाही हो गई है। अगर इन पाँचों मेट्रिक्स को हम आज फैक्टर इन करें तो करोड़ से ज़्यादा लोग तो अभी इफ़ेक्ट हो चुके हैं, ठीक। और फिर अगर हम इन तबाहियों की वजह से जो इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स हैं कैलकुलेट करें तो पूरा पाकिस्तान सफ़र करेगा। ये फ्लड 25 करोड़ लोगों को अफेक्ट कर रहा है। हम हमेशा बताते हैं कि पंजाब इज़ द ब्रेड बास्केट ऑफ पाकिस्तान, वो तबाह हो गई है। 5 लाख एकड़ के करीब कन्फर्म्ड जगह है फार्म लैंड की जो ज़ाया हो गई है। SIFC का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि उन्होंने 4 लाख एकड़ फार्म लैंड क्रिएट करना था 5 साल में। 5 लाख एकड़ 72 घंटों में तबाह हो गया है। अभी अगला रेला आना है। फिर पोस्ट फ्लड हमें देखना होगा कि ये ज़मीन दोबारा यूज़ में कब आएगी। जब पानी बहुत देर ज़मीन पर खड़ा रहता है, डिसिपेट नहीं करता, आगे पीछे रहता है, वो ज़मीन भी तबाह कर देता है। तो ये बहुत एक डेवस्टेटिंग किस्म का नुकसान है। इतवार वाले दिन मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जर्नलिस्ट के सामने, ये बताने के लिए लोगों को कि जनाब हम फ्लड रिलीफ वर्क के लिए क्या कर रहे हैं। उसके अंदर हर जुमले के बाद वो एक सेंटेंस कहती थी, अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ, कि जो सारा काम हो रहा है, अगर कश्तियाँ कहीं जा रही हैं मरीम साहिबा भेज रही हैं, अगर कोई DC काम करे मरीम साहिबा करा रही हैं, अगर फ़ौज कोई काम करी है मरीम साहिबा करा रही हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये टाइम ही नहीं है PR करने का। मैं बताता हूँ क्यों। सब कुछ मरीम साहिबा करवा रही है, मैं आपसे इत्तेफाक कर देता हूँ। जितने लोग इसमें शहीद होंगे वो ही मरीम साहिबा की गलती है।
जितनी फसलें तबाह होंगी वही मरीम साहिबा की गलती है, जितने जानवर ज़ाये होंगे वही मरीम साहिबा की गलती है। कि ज़ाहिर है कि क्रेडिट वो ले रही हैं तो फिर प्रॉब्लम्स भी उनकी हुई। जितनी एग्री तबाह हो के रिकवर नहीं होगी वो भी उनकी गलती है। जब आप एक चीज़ के बेनिफिट रीप करते हैं तो उसके नुकसानात भी आप ही खाते में जाते हैं। कुछ अरसा पहले रूडा के नून लीग जो थे कलाबे पार्टी थी कि जनाब ये हमारा ब्रेन चाइल्ड है और हमने इसको नए पैमाने पे लेके जाना है। आज रूडा की जो बदतरीफ़ी सरकार और अलीम ख़ान साहब कर रहे हैं, वो तो खैर हम अभी बाद में आएंगे ना, अलीम ख़ान साहब पे कर रहे हैं, तो ये वही रूडा है जिसे कल को आप कलाबे पढ़ रहे थे। रूडा एक इनकरेक्टली इन्विजन्ड प्रोजेक्ट है। उसके दो पार्ट्स हैं, एक है बराज जो बनना चाहिए और एक है हाउसिंग वाला। बराज से किसी को इख्तलाफ नहीं है, सब बनाना चाहते हैं बराज वहाँ। इवन सिविल सोसाइटी ने जब शुरू में मुकदमात किए, कहते बराज आप बनाएं लेकिन हाउसिंग वहाँ ना बनाएं। तो नून लीग की गवर्नमेंट अभी तक नहीं सीख पा रही कि प्रेस कब पॉजिटिव लेनी है कब नेगेटिव लेनी है। छोटी सी मिसाल देते हैं। एक पॉइंट पे मरीम साहिबा खड़े होके फैमिलीज़ को रिसीव कर रही हैं जिनको रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। 6 घंटे पहले जो फैमिलीज़ रेस्क्यू हुई हैं उनको वहाँ खड़ा करके फ़ोटो ऑप्स के लिए आपने इस्तेमाल किया और वो सारी कश्तियाँ वहाँ पे आपने इमोबलाइज़ कर दी हैं। वो और जगह भी इस्तेमाल हो सकती थी। फिर रास्ते में रोक के कहीं से अमरूद ले रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मरीम साहिबा आखिरी दफ़ा ज़िंदगी में अमरूद लेने कब रुकी थी। और यार मैं नहीं रुका कभी, मेरी कोई फाइनेंशियल हैसियत नहीं है। पता नहीं क्यों हमारे लीडरान को ये समझ नहीं आता कि हमारी इंसल्ट ना करें। एट द सेम टाइम उसी पंजाब में हाफजाबाद के अंदर लोग कस्में कुरान की उठा रहे हैं कि जो आपके MNAs यहाँ पे फ़ोटो ऑप्स करके गए हैं राशन डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसी फ़ोटो ऑप ख़त्म हुआ है वो राशन पैकअप हुआ है और जाके दुकानदार को जैसे उधार लिया था वापस कर दिया गया। लोग कस्में उठा रहे हैं कसूर के अंदर कि जनाब चूँकि मरीम साहिबा का प्रोटोकॉल लगा हुआ था, हमें राशन अफेक्टेड एरियाज़ पे ले जाने की इजाज़त नहीं थी। लोग कस्में उठा रहे हैं कुरान की और ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। इनकी वीडियोस हर जगह ट्विटर पे इस वक्त मौजूद हैं। वो लोग अपनी शक्लें नहीं छुपा रहे क्योंकि वो अफेक्टेड हैं। वो कह रहे हैं कि हमें कहा जा रहा है, NGOs को कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई राशन कोई इमदाद पहुँचानी है तो वो सरकार के एम्बेड से पहुँचाएँ, मरीम नवाज साहिबा की पैकेजिंग में पहुँचाएँ। इस वक्त जो सरकार ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है उसमें मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर लगी हुई है। मैं इस बहस में जाना ही नहीं चाहता कि माजी गवर्नमेंट्स ने क्या किया है, उन्होंने भी यही बेवकूफ़ाना हरकत की थी। लेकिन हम कितने बेरहम बेहिस हो सकते हैं कि इस मौके भी फ़ोटो ऑप्स कर रहे हैं और ये पाकिस्तान में हो रहा है। बारिश की सूरत हाल ये है कि कल 100 मिलीमीटर से ज़ायद की बारिश हुई है। तो ये चीज़ अभी बढ़नी ही है। इस सब के बावजूद मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़िले इंतज़ामिया से कोऑपरेट करें। वैसे स्पेशली दुआ कीजिएगा मुल्तान के लोगों के लिए, बहावलपुर के लोगों के लिए और जंग के लोगों के लिए, क्योंकि उनका तकरीबन सब कुछ ही रुड़ गया। जो 5 लाख एकड़ कन्फर्म्ड ज़ाया हो गए हैं उसमें से मेजॉरिटी बहावलपुर और मुल्तान में। अगर आप में से कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का है उसको आइडिया है कि अगर फसल तबाह हो जाए या जानवर आपका फौत हो जाए तो पूरे के पूरे इलाके के अंदर एक दुख का समा होता है। इतना दुख घर के फ़र्द के मरने का नहीं होता जितना खेत के मरने का होता है। खेत लगाना, उसको बड़ा करना, उसको काश्त करना बहुत मेहनत वाला काम है। सरकार बार बार क्लेम कर रही है कि हम इन सब को कॉम्पनसेट करेंगे। ये फ़्लड इंशाल्लाह ख़त्म होगा तो हम तब भी रिपोर्ट करेंगे सरकार कितना को कॉम्पनसेट करेगी। 2022 के फ़्लड वाले आज भी तंबुओं में रह रहे हैं, तो ये उससे बड़े पैमाने का फ़्लड है। अल्लाह हम सब पे रहम करे। अब आते हैं जी पार्क व्यू सिटी की तरफ। अलीम ख़ान साहब ने जी काउंटर नैरेटिव लॉन्च कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब मेरी हर चीज़ स्पेक्स के मुताबिक बनी हुई थी। सोसाइटी पहले किसी ने बनाई थी, मैंने बज़रिए बैंक खरीदी थी सन 2010 में, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बिल्कुल उन्होंने सही बात की, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने सब कुछ बाय द बुक किया। लेकिन मसला ये है कि अपनी वो वेबसाइट अपडेट करना भूल गए थे। ये 2 NOCs हैं जो मैं चाहूँगा कि एडिटर स्क्रीन पे लगा दे। ये दोनों NOCs हमने उनकी वेबसाइट से लिए हैं, कहीं से और से नहीं लिए, उनकी वेबसाइट से लिए हैं, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि हमने फैब्रिकेट किए हैं। एक दरख्वास्त है उनकी तरफ से टू रूडा, जहाँ पे वो कहते हैं रूडा की तरफ से दरख्वास्त है उनको, जहाँ पे वो कहते हैं, ये डेटेड है 9 मई 2023 की, कि जनाब 31,140 कनाल इलाका जो मेन मुल्तान रोड पे है उसकी स्क्रूटनी फ़ी जमा करवा दें ताकि हम आपके एरिया को स्क्रूटनाइज़ करें फॉर अप्रूवल। 31,140।
फिर 4 मार्च 2024 को प्रोविजनल एक्सेप्टेंस ऑफ कंसोलिडेटेड मैप ऑफ रिवाइज्ड लेआउट प्लान ऑफ रिवर एज सोसाइटी एंड एक्सटेंशन एरिया देता है रूडा। ये रूडा उनको देता है और ये है 11,209 कनाल की। 33,000 की आप गए थे लेने, मिली आपको 11,000, तो ये 20,000 कनाल कहाँ गए, वो भी हम आपको बताते हैं कहाँ गए। जो आपको 11,000 कनाल की अप्रूवल मिली, ये सारा लैंड आपने एक्वायर किया हुआ था इलीगली। सन 2010 से लेके सन 2024 के इस 4 मार्च के लेटर तक आपने वहाँ जितनी कंस्ट्रक्शन की उसके लिए आपको एलडी अप्रूवल नहीं देता था। वो आपको 2 चीज़ें बताते थे कि एक ये ग्रीन एरिया, ब्राउन एरिया नहीं है, और दूसरा ये रिवर रावी का हिस्सा है। आप मानते नहीं थे और एलडी आप पे क्रैकडाउन नहीं करता था। आप वहाँ डेवलप करते रहे, लोग रहायशें बनाते रहे और वहाँ पे रहते रहे, और अल्लाह की मेहरबानी हुई कि रावी के अंदर कोई मैसिव फ्लडिंग नहीं हुई। लेकिन अगर 1988 के फ्लड लेवल्स को देखा जाए, फ्लड प्लेन को देखा जाए, तो आप वो खा गए थे। 88 में पिछला बड़ा सैलाब आया था, रावी का वाटर लेवल राइज किया था, और उस फ्लड प्लेन को भी आपने परवाह ना किया, और यही एलडी आपसे गिला शिकवा करता था। इवन आज भी रेवेन्यू के रिकॉर्ड में ये सारे रकबे ग्रीन में आते हैं। अब रूडा तश्कील दी जाती है सन 2022 में इमरान खान दौर में, जब आप इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान साहब हुकूमत से जाते हैं, आप पार्टी बदल देते हैं, आप अगली गवर्नमेंट में शामिल हो जाते हैं। आपका अप्रूवल और आपका नैब का केस जो ख़त्म होता है इस ज़मीन के हवाले से, वो सारा का सारा नई गवर्नमेंट में होता है। आप रूडा की सारे जाके वेबसाइट खोलें, यहाँ पे उनकी लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ देख लें, लिस्ट ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज़ इनको प्रोविजनल क्या कहते हैं PP1 मिला हुआ है, और लिस्ट ऑफ हाउसिंग टेक्निकल मिला हुआ है। मेजॉरिटी 90% PDM1 और PDM2 के दौर में। तो रावी के ऊपर खाने में सबका हिस्सा है। ये कहानी शुरू होती है जरदारी दौर से लेके आज तक, जिसमें नून भी है, PTI भी है, जिसमें PDM1 और PDM2 भी है, लेकिन रूडा के अप्रूवल तो इस सरकार ने दिए हैं। यानी कि मरीम औरंगजेब साहिबा ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ पे क्रैकडाउन कर रहे हैं, जिन्होंने रावी का हिस्सा खाया हुआ है, क्या वो इस सोसाइटी पे क्रैकडाउन करेंगे या नहीं? मज़े की बात पता है क्या है? इसी NOC में अगर आप पढ़ें तो ये NOC कहता है कि आपको इजाज़त नहीं है अपने लेआउट प्लान के अलावा प्लॉट बेचने की। ये पढ़ा करें, शिकें होती हैं ना, ये बड़ी ज़रूरी होती हैं। अब मेरा ये सवाल है कि जो लेआउट प्लान है पार्क व्यू सोसाइटी का, रिवर फ्रंट का, उसका मैप नहीं रूडा की साइट पे अवेलेबल, और ना ही उसकी मॉर्गेज डीड्स के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। जो अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं और इवन जो टेक्निकल अप्रूवल पे सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि ये टेक्निकल अप्रूवल पे है, तो उनके आगे मॉर्गेज नंबर ऑफ प्लॉट्स भी लिखे हुए हैं। इसका नहीं लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि ये एवर एक्सपेंडिंग है। हमने आपको बहुत अर्सा पहले फ्रॉड स्टोरीज में बताया था कि तरीके वारदात होता है कि 50 एकड़ अप्रूव करो, 10,000 एकड़ बेच दो। ये वही हुआ है, रूडा के तहत हुआ है, उससे पहले LD के परव्यू में हुआ था। बाकी इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू एक PTI के आदमी ने की थी, उनका नाम अब सबको पता है, मियाँ असलम इकबाल, जिन्होंने कहा था कि 250 से 300 अरब रुपया का गबन हुआ है पार्क व्यू लाहौर में। उन्होंने कहा था 15,000 से 16,000 इलीगल प्लॉट बेचे गए हैं उसकी अप्रूव लिमिट्स के बियॉन्ड। आपको पता है जो अलीम खान साहब ने सोसाइटी ली थी उसकी अप्रूव लिमिट क्या थी? 750 कनाल, क्योंकि LDA दे ही हो सकता था, क्योंकि वो एरिया ब्राउन था, उसके बियॉन्ड ग्रीन था। और सन 2010 से लेके सन 2024 तक 14 साल 33,000 कनाल वहाँ अक्वायर हुई है। अलीम खान साहब कहते हैं मैं ही क्यों, इस तरह नवाज साहब कहते थे मुझे क्यों निकाला, क्योंकि आप नंबर 1 बेनिफिशरी रहे हैं। बाकी जब हमने पहली वीडियो फ्लड में की थी तो हमने यहाँ लिस्ट लगाई थी इलीगल सोसाइटीज़ जो वहाँ चल रही हैं। आप सबको शर्म आनी चाहिए। बाकी अलीम खान साहब कहते हैं मैं लोगों को कॉम्पनसेट करूँगा। सर मैं इसकी ज़रा माज़ा से कैलकुलेशन करना चाहूँगा आपके लिए, ज़रा लतीफ़ा चेक करना। जिन जिन लोगों के घरों में पानी आया है पार्क व्यू में, उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू होगी 0। जिन जिन लोगों का फ्लड वाले एरिया में प्लॉट था या मकान था, उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू है 0। जिस ब्लॉक में डॉक्टर नबिया घर था वहाँ पे 5-100 घर थे, बाकी प्लॉट थे। हर घर की अगर मालियत फ्लड से पहले की लगाई जाए तो ऑन एवरेज 5 मरले की 2.5 करोड़ थी। तो
500 ज़रब 2.5 करोड़ ये अलीम खान साहब उनको दे दें का ज़ाहिर है घर तो उनके बिकेंगे नहीं अब दोबारा, फ्लड एरिया है, सबको पता है फ्लड एरिया है। जितने प्लॉट हैं लगभग 40 लाख से लेकर 70 लाख थे, उनके पैसे वापस करें। और इस तरह 6 ब्लॉक थे जिनमें पानी आया था। तो जब आप कुल मिलाएंगे ना सर, तो आपकी नेट वर्थ जितने पैसे बन जाएंगे, तो सर दे दें, आप दे दें, मैं अपना सर मुंडवा दूंगा। छोड़ें ये बातें। मलिक रियाज साहब ने सब कुछ बाय द बुक किया बहरिया कराची में, क्योंकि गवर्नमेंट कलूजन शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने पूरी नेचुरल इकोलॉजी तबाह कर दी है। अर्बन फ्लडिंग को वो इलाका प्रोन हो गया बहरिया की वजह से। बेशक उन्होंने TMA अप्रूवल्स लिए हुए थे, क्योंकि यहाँ में पाकिस्तान में मलिक रियाज साहब मशहूर डायलॉग है कि मैं फ़ाइलों को पहिए लगा देता हूँ, और ये सब करते हैं। तो अलीम खान साहब जो मासूम बन रहे हैं और इस वक्त वो एक कोशिश कर रहे हैं कि मैं नैरेटिव बिल्ड करूँ, ये होना नहीं है सर। किसी ने आपके ख़िलाफ़ किसी को लॉन्च नहीं किया। जब एक इंसान की कुल जायदाद 2.5 करोड़ की डूब जाती है, तो जो पटाखे उसके सर में बजते हैं उसने लॉन्च किया। डॉक्टर नबिया ने मंसूर अली खान वाले इंटरव्यू में कहा कि मेरे बच्चे अब यहाँ रहना नहीं चाहते, उनको डर लगता है ये दोबारा ना हो जाए। मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें बचा के रखे, सेफ़ बैठे हुए। पानी की लहर चलते हुए जब आप अपना घर बहते हुए देखें, जानवर बहते हुए देखें, अपनी कुल जायदाद बहते हुए देखें, यू आर ट्रॉमाटाइज्ड। आप पिंडों देहातों में जाएं, उनसे पूछें 88 के सैलाब के बारे में, तो वहाँ बुज़ुर्ग आपको कहानियाँ सुनाएंगे कि क्या माहौल और कैफियत थी। अभी बाय द वे जो डेविस्टेशन पोस्ट फ्लड होनी है डिजीज़ की, वो एक और चीज़ है। जो चोरी होनी है बड़े पैमाने में, वो एक और चीज़ है। ठीक है, अभी सिर्फ इस फ्लड को डील करने के लिए एज अ गवर्नमेंट वी हैव फेल्ड। इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में साउथ पंजाब के रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो बंद तोड़े जा रहे हैं ताकि लोगों की ज़मीनें बचा सकें। ये एलिगेशन 2022 में भी आई थी। उस वक्त बड़ी बातें की गई थी, जनाब हम तुन देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं ऐसे बंदों को, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मेरी और आपकी जान की वैल्यू ज़ीरो है। इस सब के दौरान एक बहुत अफसोसनाक वाक़या अफ़गानिस्तान में हो गया। वहाँ पे 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया, जिसके जोल्ट्स KP रीजन और लाहौर तक आए। लगभग 600 लोग अभी तक उस ज़लज़ले में शहीद हो चुके हैं और 1000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। इंडिया में मैसिव फ्लड्स आ रहे हैं, पाकिस्तान में मैसिव फ्लड्स हैं, अफ़गानिस्तान में मैसिव ज़लज़ला आ गया है। क्लाइमेट चेंज के बारे में मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बात की थी कि जनाब क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। बिल्कुल रियलिटी, आज से 40 साल पहले भी रियलिटी थी, 30 साल पहले भी रियलिटी थी। ज़ियाउल हक साहब के दौर से लेके आज तक, सन 2025 तक, सवाए 3.5 साल निकाल के नून लीग या नून लीग में से निकली हुई क्यू लीग या मरीम साहिबा ख़ुद हुक्मरानी कर रहे हैं पंजाब में। तो अगर पंजाब में छोटे डैम नहीं बने, बंद नहीं बने, पक्के नहीं किए खाले, रिवर एम्बैंकमेंट पक्की नहीं की, तो एक ख़ानदान की ज़िम्मेदारी है। ये बात कोई बुग्ज़ में नहीं मैं कह रहा, ये रियलिटी आपको बता रहा हूँ। और अगर 88 के फ्लड्स के बाद ये सब कुछ नहीं हुआ था, सन 2022 के फ्लड्स के बाद ये सब कुछ नहीं होता, तो सन 2025 में क्यों होगा? मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि हमने 40 अरब रुपया रखा है छोटे डैम्स के लिए और एम्बैंकमेंट्स के लिए। ये अमाउंट बेमानी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है 40 अरब की। जो CPEC के तहत छोटे डैम्स बनने थे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, उसको आप कैसे कॉम्पनसेट करेंगे इस 40 अरब से? ये सब लेपा पोची है। ये सब मिल के हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और समझ रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि जो डेविस्टेटिंग इंसानी जान और माल का लॉस है, उसको फिकल नंबर्स की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ऑल्दो गवर्नमेंट पे आपका शायद ट्रस्ट ना हो और आपका रियासत पाकिस्तान में ट्रस्ट ना हो, लेकिन इस वक्त दिल खोल के पैसे दें NGOs को और ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑथेंटिक काम कर रही हैं। अल खिदमत, अखुवत, ये ऑथेंटिक काम करती हैं। ईदी फाउंडेशन ऑथेंटिक काम करती है। इनको आप दें पैसे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ना बाहर से किसी ने मदद करनी है, ना सरकार ने। मैंने और आपने ही एक दूसरे की मदद करनी है। मैंने और आपने ही पत्थर खाने हैं, सर फड़वाने हैं, जलसे जुलूसों में जाना है, फ्लड में डूबना है, बिजली करंट से मरना है, और हम ही ने एक दूसरे के जनाजे उठाने हैं, एक दूसरे को दफनाना है, एक दूसरे की गमी खुशी में शामिल, और किसी ने नहीं होना। ये तो शहनशाह महाराजा हैं, महाराजाओं की ज़िंदगी जीते हैं। मुझे ना शहबाज गिल साहब बिल्कुल नहीं पसंद। उनका गुफ्तगू का अंदाज़, उनका
चीज़ को, बहस को प्रेजेंट करने का तरीका मुझे नहीं पसंद, आई डोंट लाइक इट। लेकिन शहबाज गिल साहब ने जब मरीम नवाज़ साहिबा के लिबास का ब्रेक डाउन किया फ्लड विक्टिम्स को मिलते हुए, तो वाकई यार इतनी अकल तो किसी में भी होती है। आप किसी अगर फतीदगी में जाते हो तो आप लाल शर्ट और चिट्टी पैंट पहन के नहीं चले जाते, काला या सफ़ेद सेम कलर आप शलवार कमीज़ पहन के जाते हो। ये लोग, इनको या तो समझ नहीं है, इनके समझाने वाले पता नहीं कौन है। 50-60 लाख की मालियत की चीज़ें पहन के वो गरीब लोगों के सामने जा रहे होते हैं जिनका सब कुछ उजड़ गया है। और इस हब्स और गर्मी में लोगों को 6-6 8-8 घंटे वेट करवाना, आप यकीन करें दिल जो है ना वो बिल्कुल टूट जाता है। रोज़ हम अहद करते हैं कि हम आपको कोई बेहतर चीज़ बना के दें, कुछ सिखाएं, लेकिन जिस तरह सरकार बिहेव कर रही है बेहिसी के साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेहिसी से याद आया, इस वक्त इसराइल की बेहिसी का ये आलम है कि ईरान पे बम मारने के बावजूद, अमेरिका की पुष्पनाई हासिल करने के बावजूद, हर चीज़ अपनी मनवाने के बावजूद, इसराइल ने स्ट्राइक्स करके यमन का हूती गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर शहीद कर दिया। एक चलती हुई सरकार को उन्होंने बंद कर दिया। अब उसकी वजह से जो केओस और एनार्की फैलेगी, हज़ारों लाखों लोगों की जानें वल्नरेबल होगी, इसी किसी को परवाह नहीं है। और जो इसराइल का बाप अमेरिका है वो क्या कर रहा है इस वक्त, वो फ़लस्तीनियों के जो पासपोर्ट होल्डर्स जिनके पास यूएस वीज़ा थे कैंसिल कर रहा है। उसकी दो वजूहत हैं। वो नहीं चाहते कि फ़लस्तीनियों को कोई रास्ता आउट मिले, वो अमेरिकन सॉइल तक पहुँचें, चाहे इलाज के लिए चाहे तजाज के लिए। और प्लस जो यूएन का जलसा वहाँ पे होना है, वहाँ तो बिल्कुल वो प्रोटेस्ट नहीं चाहते। वो चाहते हैं बिल्कुल एक वाइट वॉश करके वो उस चीज़ को प्रेजेंट करें। इस वक्त इसराइल इतने बुरे पैमाने पे दुनिया भर पे एक्सपोज हो रहा है कि अब डेली की बुनियाद पे इसराइल की जारियत और अमेरिका की जहालत की हरकतें सामने आ रही हैं। ये ख़बर CNN ने ब्रेक की, जिस पे मार्को रूबियो का साइन था कि जनाब इनके पासपोर्ट तुम डिनाई करते रहो। हम अब उस स्टेज पे आ गए हैं कि अब जो ताकतवर हलके हैं, चाहे वो पैसों के वजह से ताकतवर हों, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, गवर्नमेंट हो, उनको अब इंसानी जान की परवाह ही नहीं रही। मसलन इस सारे टाइम के दौरान सेनेटर मुश्ताक अहमद मलेशिया के थ्रू टूनीजिया से फ्लोटिला लेके जा रहे हैं इसराइल, फ़लस्तीन के लोगों को एड पहुंचाने के लिए। पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं किया गया। अभी SCO समिट हो रही है चाइना में, हमारे पास एक और मौका था फ़लस्तीन का इशू उठाने के लिए, हमने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, इस वक्त अमेरिका हमारी पुष्पनाई कर रहा है, इंडिया के ख़िलाफ़ चाइना कर रहा है, रशिया कर रहा है। इससे बेहतर मौका ही नहीं था लोगों का दिल जीतने के लिए। हमारी सरकार को आज तक एक बात नहीं समझ आई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर बम बना के रहेंगे, तो कौम ने घास खाई। कौम ने अफ़गान मुजाहिदीन के साथ सीना बसीना जंग लड़ी न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। कौमें एक ड्रीम और विजन पे होती हैं। जब कौम का लीडर ये कहे कि हम भिखारी हैं, कौम का लीडर कहे कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम नाअहल हैं, हम बेबस हैं, तो कौम किसी विजन पे इकट्ठे नहीं होती। आज मरीम नवाज़ साहिब और पंजाब गवर्नमेंट अगर कोई काम कर भी रही है तो उसको मानने को कोई नहीं तैयार, उसको सपोर्ट करने को, क्योंकि कौम को विजन नहीं दिया जा रहा। ये कहते हैं पैसा डेवलपमेंट विजन होता है, ये इसलिए कहते हैं कि इनकी अक्ल में ही ये दाखिल होता है। जो मुहाजिरीन थे 47 के, वो ना पैसे के पीछे आए थे पाकिस्तान करोड़ों की तादाद में, ना जायदादों के पीछे आए थे, ना फैक्ट्रियों के पीछे आए थे, वो एक विज़न के पीछे आए थे। आज तक हमारे लीडरान को, हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये नहीं समझ आया कि आपने कौम को विज़न देना होता है। मईशत कुछ भी नहीं कर सकती। दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम्स विजन्स के पीछे चलते हैं, सेंटिमेंट्स के पीछे चलते हैं। जिनको बात समझ नहीं आ रही। आप सब की मेहरबानी यार, आप हमारा चैनल देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। जो दोस्त 3000 की सब्सक्रिप्शन ख़रीदते हैं उनकी बहुत मेहरबानी। आपको आइडिया ही नहीं है कि हम किस पैमाने पे किस तरह चीज़ें कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, और आप लोगों के सपोर्ट से ये चैनल चलता है। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।